गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना, जबकि उसकी प्लेटों के मध्य के भाग में भिन्न भिन्न परावैद्युतांकों की कई परावैद्युत पट्टिकाएँ रखी हुई हो और कुछ भाग में निर्वात या वायु भी हो। देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की बना है। ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये इसकी सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट पर है चार्ज प्लस क्यू, सेकंड प्लेट पर है चार्ज माइनस क्यू। फर्स्ट प्लेट के लिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा बताया है, सेकंड के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा बताया है। दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल इक्वल होते हैं, इसका भी कैपिटल ए, इसका भी कैपिटल ए। दोनों पर आवेश का परिमाण एक समान है, दोनों के क्षेत्रफल एक समान है, इसलिए दोनों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा भी मान में एक समान होगा। सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। देखिए, प्लेट के ए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना होगा, क्यू अपॉन ए, तो उसी को हम सिग्मा कहेंगे। तो देखिए, यहाँ सिग्मा के प्लेस पे हमने पुट कर भी रखा है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा का मान दोनों प्लेटों के लिए एक समान है। इट मीन्स दोनों प्लेटों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान एक समान है। ये धनावेशित होने के कारण इसके सिग्मा को हमने प्लस सिग्मा बोल रखा है, ये ऋणावेशित होने के कारण इसके सिग्मा को हमने माइनस सिग्मा से प्रदर्शित कर रखा है। क्लियर है बात। अब देखिए, इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की जो डी दूरी वाला भाग है, टोटल डिस्टेंस है डी, तो ये डी दूरी वाला जो भाग है, इसमें अलग अलग परावैद्युतांकों की कई परावैद्युत पट्टियाँ, कितनी परावैद्युत पट्टियाँ, यहाँ हमने एन ले रखा है, तो अलग अलग परावैद्युतांकों की एन परावैद्युत पट्टियाँ या एन परावैद्युत पट्टिकाएँ रखी हुई है, और कुछ भाग में, शेष भाग में निर्वात या वायु भी है। तो देखिए, कितने भाग में है परावैद्युत पट्टिकाएँ, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन सब पट्टिकाओं की मोटाइयों को जोड़ देना होगा। तो देखिए, हमने सब पट्टिकाओं की मोटाइयों को जोड़ दिया है। तो सब पट्टिकाओं की मोटाइयों के योग के तुल्य जो दूरी आएगी, उतनी दूरी वाले भाग में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, अलग अलग परावैद्युतांकों वाला। और शेष भाग कितना बचा, टोटल भाग था डी, इतने भाग में है परावैद्युत पट्टिकाएँ, तो शेष भाग कितना बचा, डी माइनस डी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए परावैद्युत पट्टिकाएँ जितने भाग में है वो भाग, तो इतने भाग में निर्वात या वायु शेष बचा। क्लियर है बात। तो इतने भाग में है निर्वात या वायु और इतने भाग में है परावैद्युत पट्टिकाएँ। हमें क्या करना है, हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करनी है, और हम जानते हैं धारिता C=Q अपॉन V होता है, जहाँ V प्लेटों के मध्य का विभांतर है, प्लेटों के मध्य का विभांतर है। तो प्लेटों का मध्य का विभांतर प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए प्लेटों के मध्य, लेकिन प्लेटों के मध्य के संपूर्ण डी भाग में विद्युत क्षेत्र भी एक समान नहीं है। निर्वात भाग में कुछ और विद्युत क्षेत्र होगा, और अलग अलग परावैद्युत पट्टिकाओं के अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा। तो हमें दोनों प्लेटों के मध्य का कुल विभांतर प्राप्त करने के लिए सभी परावैद्युत पट्टिकाओं के सिरों के मध्य जो विभांतर है उनके अलग अलग वो प्राप्त करने होंगे, और निर्वात भाग में विभांतर भी प्राप्त करना होगा। क्लियर बात। निर्वात भाग के विभांतर को मैंने वी नोट से डिनोट करा है, पहली परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर को मैंने V1 से डिनोट करा है, दूसरी परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर को V2 से डिनोट करा है। ऐसे ही nवीं परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर को Vn से डिनोट करा है। फिर इन सारे विभांतरों को जोड़कर हम दोनों प्लेटों के मध्य का कुल विभांतर प्राप्त करेंगे। क्लियर है बात। क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में निर्वात आ रही है और n परावैद्युत पट्टिकाएँ आ रही है, तो निर्वात भाग का विभांतर व सभी परावैद्युत पट्टिकाओं के सिरों के मध्य का विभांतर, इन सब विभांतरों को जब हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, बीजीय योग कर देंगे इनका, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों प्लेटों के मध्य का कुल विभांतर मिल जाएगा। और दोनों प्लेटों के कुल विभांतर का मान प्राप्त होने के बाद हमें C=Q अपॉन V सूत्र में V का यहाँ से जो मान मिलेगा हमें वो पुट कर देंगे, तो हमें संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से हम धारिता प्राप्त करेंगे। तो मैंने कहा धारिता के लिए हमें V पता होना चाहिए, लेकिन V के लिए भी हमें E पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, निर्वात के लिए भी और सभी परावैद्युत पट्टिकाओं के लिए भी उनका अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की ही बात करते हैं, फिर विद्युत क्षेत्र से हम विभांतर पर पहुंचेंगे, और विभांतर सभी विभांतरों को जोड़कर कुल विभांतर प्राप्त करके फिर धारिता तक पहुंचेंगे। प्रोसेस क्लियर है। तो देखिए,
अब हम बात करते हैं निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र हम केस फर्स्ट में भी देख चुके हैं, सेकंड में भी देख चुके हैं, थर्ड में भी देख चुके हैं। क्लियर बात। फर्स्ट केस क्या था हमारा? फर्स्ट केस था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना जबकि प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में निर्वात या वायु हो। सेकंड केस में प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टिका थी। थर्ड केस में भी एक परावैद्युत पट्टिका थी लेकिन संपूर्ण भाग में नहीं थी, कुछ भाग में परावैद्युत पट्टिका थी एक और शेष भाग में निर्वात या वायु थी। फोर्थ केस जो है इसमें कई परावैद्युत पट्टिकाएँ हैं और शेष भाग में निर्वात भी हमने बताया है। क्लियर बात। तो हम निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र देख चुके हैं पिछले तीनों केसेज में। यही था ई नोट इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा के प्लेस पे क्यू अपॉन ए, तो हमें मिला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। ये निर्वात या वायु भाग में विद्युत क्षेत्र मिल गया। अब निर्वात या वायु भाग के विद्युत क्षेत्र से हम विभांतर प्राप्त कर लेंगे। निर्वात या वायु भाग में विभांतर क्या होता है? विभांतर इजिकल टू होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। कितनी दूरी? जितनी दूरी में ये निर्वात या वायु भाग है। तो देखिए निर्वात या वायु भाग का विभांतर वी नोट इजिकल टू निर्वात या वायु भाग में विद्युत क्षेत्र इंटू निर्वात या वायु भाग जितनी दूरी में है वो दूरी आ गया। कितनी दूरी में है निर्वात या वायु भाग? हमने बताया था d माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। ये इतने भाग में निर्वात या वायु है। तो जितने भाग में निर्वात या वायु है, जितनी दूरी में निर्वात या वायु है, उस दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे निर्वात या वायु भाग के विद्युत क्षेत्र से, तो हमें निर्वात भाग का विभांतर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ हम ई नोट के प्लेस पे ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करके दिखा नहीं रखा है, ये हमें पुट करना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए पुट करना है ई नोट के प्लेस पे। क्लियर है। फिर उसको नाम देना है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने यहाँ इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है। हमें इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम नहीं देना है, हमें पहले ई नोट के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है और फिर उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देना है। क्लियर है बात। तो ये हमें निर्वात भाग में विभांतर प्राप्त हो गया। अब हम पहली परावैद्युत पट्टिका में विभांतर प्राप्त करेंगे। पहली परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहली परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र बताना होगा। तो देखिए पहली परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर और निर्वात में हमने विद्युत क्षेत्र बताया है ई नोट। और इतना हम पहले से जानते हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात भाग में जो विद्युत क्षेत्र है उसमें उस परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक का भाग देने से प्राप्त हो जाता है। तो निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र ई नोट है और पहली परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R1। तो ई नोट में एप्सिलॉन R1 का भाग देने पर हमें पहली परावैद्युत पट्टी के भीतर विद्युत क्षेत्र E1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र अपॉन पहली परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक। निर्वात भाग का विद्युत क्षेत्र Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ए है, वो हमने यहाँ पुट किया है। तो हमें क्या मिला? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 ए। ये पहली परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र मिला। अब पहली परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर देखेंगे जो कि T1 मोटाई की है। पहली परावैद्युत पट्टिका की मोटाई कितनी है? T1 है। तो T1 भाग में मतलब यहाँ से यहाँ तक के भाग में विद्युत क्षेत्र है E1 और यहाँ से यहाँ तक के भाग के सिरों पर ही हमें विभांतर बताना है। तो इस विभांतर को हमने बोला है V1 से। तो V1 इजिकल टू होगा यहाँ से यहाँ तक के भाग का विद्युत क्षेत्र E1 और यहाँ से यहाँ तक के भाग की मोटाई T1। ये किस फॉर्मूले से लिखा है? ये हमने एक फॉर्मूला देखा था विभांतर व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध सूत्र का। क्या? V इजिकल टू E इंटू डी। V इजिकल टू E इंटू डी। तो उस फॉर्मूले में E के प्लेस पे E1, D के प्लेस पे T1 और V के प्लेस पे V1 पुट कर लिया है। तो पहली परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब E1 का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दीजिए। कर दिया है पुट। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 ए और ये T1 एज इट इज। ये तो पहली परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभांतर प्राप्त हो गया। क्लियर बात। अब इसी तरीके से हम दूसरी परावैद्युत पट्टिका के लिए देखेंगे और इसी तरीके से हम NV परावैद्युत पट्टिका के लिए देखेंगे। देखिए दूसरी के लिए देखते हैं। दूसरी के लिए हम क्या बताएंगे? विद्युत क्षेत्र दूसरी परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र होगा निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन दूसरी परावैद्युत पट्टिका का परावैद्युतांक। देखिए यही लिखा है। अब निर्वात का विद्युत क्षेत्र हमने कितना बता रखा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट है, तो वो यहाँ पुट कर दिया है ई नोट के प्लेस पे। तो हमें क्या मिलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 ए। ये दूसरी परावैद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र है।
अब दूसरी पराविद्युत पट्टिका की मोटाई है T2, दूसरी पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र है E2, तो दूसरी पराविद्युत पट्टिका की ये जो दोनों सिरे हैं इनके मध्य का विभवांतर V2 कितना होगा, विभवांतर V2 होगा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र इंटू उसकी मोटाई। ये भी कौन से फॉर्मूले से, V = E × D सूत्र से। तो उस फॉर्मूले में V के प्लेस पे V2, E के प्लेस पे E2 और D के प्लेस पे T2, क्योंकि दूसरी पराविद्युत पट्टिका की मोटाई T2 है। क्लियर है बात। अब E2 के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने प्राप्त किया था, ये वैल्यू पुट कर दिया और T2 एज इट इज आ गया है। तो क्या मिला हमें, Q/ε0 ε r2 a T2। इसी तरीके से nवीं पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र बताएंगे तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन nवीं पराविद्युत पट्टिका का पराविद्युतांक। निर्वात का विद्युत क्षेत्र यहाँ से Q/ε0 है, ये nवीं पट्टिका का पराविद्युतांक है ही। तो क्या मिला हमें, Q/ε0 εrn a, यह nवीं पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र मिल गया जिसकी मोटाई कितनी है, Tn है। तो अब इस Tn मोटाई की पराविद्युत पट्टिका के सिरों के मध्य का विभवांतर प्राप्त करना हो, Vn प्राप्त करना हो, तो Vn = होगा उस पराविद्युत पट्टिका में विद्युत क्षेत्र इंटू उसकी मोटाई। क्लियर है बात। तो इसका विद्युत क्षेत्र तो ये पुट कर दीजिए, यहाँ En के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कीजिए और ये Tn है ही। क्लियर है बात। तो हमें सभी n पराविद्युत पट्टिकाओं के सिरों पर विभवांतर प्राप्त हो गए। पहली के लिए V1, दूसरी के लिए V2, इसी तरीके से nवीं के लिए Vn। अब इन सब विभवांतरों को हम जोड़ दें, तो सभी पराविद्युत पट्टिकाओं के सिरों के मध्य का कुल विभवांतर मिल जाएगा। लेकिन पराविद्युत पट्टिकाओं के अतिरिक्त शेष भाग में निर्वात भी है, इसलिए हमें प्लेटों के मध्य का कुल विभवांतर प्राप्त करने के लिए निर्वात भाग के विभवांतर को भी पट्टिकाओं के सिरों वाले विभवांतर में ऐड करना होगा। तो पट्टिकाओं के मध्य का विभवांतर तो यहाँ से है, देखिए पट्टिकाओं के सिरों के मध्य का कुल विभवांतर तो ये होगा V1 + V2 + अप टू Vn। ये तो सभी पट्टिकाओं के सिरों के मध्य के विभवांतरों का योग हुआ। लेकिन शेष भाग में फिर निर्वात भी तो है, तो निर्वात भाग भी कवर करेंगे तभी हमें प्लेटों के मध्य की d दूरी वाले भाग का कुल विभवांतर प्राप्त होगा। तो हमें V0 को भी लेना होगा, निर्वात भाग के विभवांतर को भी लेना होगा। क्लियर है बात। तो सभी पट्टिकाओं के विभवांतरों का योग और उस योग में हमने निर्वात भाग के विभवांतर को भी जोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप पट्टिकाओं के विभवांतरों को तो ऐड कर दें और उसमें निर्वात भाग वाला विभवांतर नहीं लेवें। अगर नहीं लेंगे निर्वात भाग वाला विभवांतर तो गलत हो जाएगा। तो कुल विभवांतर हमें ये मिलेगा दोनों प्लेटों के मध्य का। अब इस कुल विभवांतर को प्राप्त करने के लिए हमें ये सारे वैल्यूज जो अभी हमने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पुट कर देने होंगे। तो देखिए पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 से हमने पुट कर दिया है, ये सेकंड से पुट किया है, ये थर्ड से पुट किया है ये, और इसी तरीके से n+1वीं इक्वेशन से पुट किया है ये। इस इक्वेशन को n+1वीं क्यों बोला, देखिए इसमें यहाँ 1 था तो यहाँ इक्वेशन नंबर कितनी थी, 2 थी। यहाँ 2 था तो इक्वेशन नंबर कितनी थी, 2 था तो इक्वेशन नंबर कितनी थी, 3 थी। इट मीन्स यहाँ जो नंबर है उससे एक नंबर ज़्यादा है यहाँ। क्लियर है बात। यहाँ 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, तो यहाँ n है तो यहाँ n+1, तो ये n+1वीं इक्वेशन है। तो n+1वीं इक्वेशन से ये पुट कर दिया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है Q/ε0 a। देखिए इसमें भी है Q/ε0 a, इसमें भी है Q/ε0 a, इसमें भी है Q/ε0 a। तो ये सब में कॉमन ले लिया है हमने। कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ से इस वाली टर्म से तो बचेगा d - T1 + T2 + अप टू Tn। यहाँ से बचेगा T1/ε r1, यहाँ से बचेगा T2/ε r2 और यहाँ से बचेगा Tn/ε rn। क्लियर है बात। अब देखिए ये हमें दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर मिल गया और हमें विभवांतर ही चाहिए था, किसके लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि धारिता का सूत्र होता है C = Q/V, जहाँ V प्लेटों के मध्य का कुल विभवांतर है और प्लेटों के मध्य का कुल विभवांतर हमने प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त किया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लेटों के मध्य का विभवांतर, कुल विभवांतर प्राप्त करने के लिए हमने पहले प्रत्येक पट्टिका जो है पराविद्युत पट्टिका है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र बताया है और निर्वात भाग में भी विद्युत क्षेत्र बताया है, और फिर उन विद्युत क्षेत्रों से हमने
प्रत्येक परावैद्युत पट्टिका के सिरों पर विभवांतर प्राप्त किया है और निर्वात भाग में भी विभवांतर प्राप्त किया है और फिर उन सब विभवांतरों को जोड़ दिया है। सब विभवांतर कौन से? सभी परावैद्युत पट्टिकाओं के सिरों के विभवांतर व निर्वात भाग का विभवांतर, इन सब विभवांतरों को हमने जोड़ के कुल विभवांतर प्राप्त किया है। कुल विभवांतर हमने इसीलिए प्राप्त किया है क्योंकि हमें धारिता के सूत्र में यहाँ कुल विभवांतर चाहिए। तो ये कुल विभवांतर देखिए पिछले पेज से हमने यहाँ पुट कर दिया है। क्लियर है बात? तो Q से Q यहाँ कैंसिल आउट होगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया है और नीचे बचेगा केवल ये वाला D माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है बात? तो ये फोर्थ केस के लिए धारिता का व्यंजक या सूत्र मिल गया। फोर्थ केस का अभिप्राय ये कि एक ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मिल गया जिसकी प्लेटों के मध्य कई परावैद्युतांकों की कई परावैद्युत पट्टिकाएँ रखी हुई है। विभिन्न परावैद्युतांकों की कई परावैद्युत पट्टिकाएँ रखी हुई है। क्लियर है बात? तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। देखिए नोट में हमने क्या बता रखा है। नोट में हमने ये बता रखा है कि निर्वात या वायु भाग हो ही ना प्लेटों के मध्य, इट मीन्स पूरे भाग में ही क्या भरी हुई हो? परावैद्युत पट्टिकाएँ भरी हुई हो। वो n परावैद्युत पट्टिकाएँ मिलकर संधारित्र की प्लेटों के मध्य के d दूरी वाले पूरे भाग को कवर कर ले। तो देखिए उस केस में फिर सभी पट्टिकाओं की मोटाइयों का जो योग होगा वो प्लेटों के बीच की दूरी d के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु भाग नहीं है, संपूर्ण भाग में n परावैद्युत पट्टिकाएँ भरी हुई है, पूरे d भाग को ही n परावैद्युत पट्टिकाओं ने कवर कर रखा है। क्लियर है बात? तो फिर सभी n परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाइयों का योग प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ देखिए, यहाँ T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn, इसमें हम इसके प्लेस पे d पुट कर सकते हैं। तो यहाँ d पुट कर दिया है हमने, तो d माइनस डी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। d माइनस डी 0 हो जाएगा और हमें धारिता के लिए सूत्र क्या मिलेगा फिर? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर है बात? तो ये हमें धारिता का सूत्र मिलेगा कब के लिए? जब निर्वात या वायु नहीं है, n परावैद्युत पट्टिकाएँ पूर्णतया भरी है प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में। क्लियर है? इस वाले में निर्वात या वायु भाग भी है और ये परावैद्युत पट्टिकाएँ हैं। देखिए सूत्र को कैसे याद रखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में तो एप्सिलॉन नॉट है, ये है ही। डिनोमिनेटर में देखिए पहली परावैद्युत पट्टिका की मोटाई लिखी है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? उसी का परावैद्युतांक। ये दूसरी परावैद्युत पट्टिका की मोटाई तो उसी का परावैद्युतांक नीचे, या nवीं परावैद्युत पट्टिका की मोटाई तो उसी का परावैद्युतांक नीचे। ऐसे ही कितने भाग में था निर्वात या वायु? इतने भाग में निर्वात या वायु थी, तो इतने भाग में निर्वात या वायु थी और निर्वात या वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। तो जो भी भाग है, जिस भी भाग की जितनी मोटाई है उस मोटाई में उसके परावैद्युतांक का भाग दे दीजिए और उसको यहाँ इसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो हमें सूत्र मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये फोर्थ केस कंप्लीट होता है। अब तक हमने क्या देखा है? हमने 4 केसेस देखे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। फर्स्ट केस में हमने प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में निर्वात या वायु ली। सेकंड केस में प्लेटों के मध्य के संपूर्ण भाग में एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टिका ली। थर्ड केस में हमने एक परावैद्युत पट्टिका ही ली है प्लेटों के मध्य, लेकिन कुछ भाग में ही, शेष भाग में निर्वात भी माना था। और फोर्थ केस जो है, इसके अंदर प्लेटों के मध्य विभिन्न परावैद्युतांक की कई परावैद्युत पट्टिकाएँ, n परावैद्युत पट्टिकाएँ रखी हुई मानी है और कुछ भाग में निर्वात भी लिया है। कुछ भाग में निर्वात लिया है तो ये सूत्र प्राप्त होता है, और निर्वात नहीं है, पूरे भाग में ही विभिन्न परावैद्युतांकों की परावैद्युत पट्टिकाएँ हैं, तो फिर सूत्र ये प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के भाग में परावैद्युत पट्टिकाएँ रख दी जाए, परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है बात? निर्वात या वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है कम, और
परावैद्युत पट्टिका रख देने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब वो अलग अलग केसेज में अलग अलग सूत्रों के हिसाब से बढ़ती है, वो हमने देख ली है। थैंक यू।